नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चारण उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली ही क्लास में केंद्र की संपूर्ण सरकार के तीनों ही अंगों पर चर्चा कर चुके थे। अर्थात मैं बोलूं कि केंद्र की प्रशासन के बारे में संपूर्ण तरीके से चर्चा कर चुके थे और मैंने पिछली ही क्लास में आपको बता दिया था कि केंद्र की सरकार के तीन अंग होते हैं। आपने शुरुआत में पढ़े थे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और उन तीनों ही अंगों पर विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। अर्थात तो पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में बात की, फिर केंद्र के प्रशासन के बारे में चर्चा की। अब साथियों, हम लोग जो चर्चा करेंगे वो राज्यों के प्रशासन के बारे में करेंगे। अर्थात राज्य प्रशासन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो राज्य प्रशासन के बारे में पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि जिस तरीके से आपने ये पढ़ा कि केंद्र की सरकार के कितने अंग होते हैं, 3, उसी तरीके से आपसे भी कोई प्रश्न ये पूछ ले कि राज्य की सरकार के कितने अंग होते हैं। अगर प्रश्न ये पूछा कि केंद्र की सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आपसे पूछ ले राज्य की सरकार के कितने अंग होते हैं। प्रश्न अगर राज्य की सरकार के अंगों का पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे साथियों, बताओ देंगे, है ना। आपको उसी तरीके से मैंने शायद पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार के 3 अंग होते हैं, उसी तरीके से राज्य की सरकार के भी कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। केंद्र की सरकार के भी 3 अंग होते हैं, तो राज्य की सरकार के भी कितने अंग होते हैं, 3 अंग। और राज्य की सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? राज्य की सरकार के 3 अंग भी वही होते हैं जो केंद्र की सरकार के होते हैं, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, है ना। तो राज्य की सरकार के भी 3 अंग होते हैं और उन राज्य की सरकार के तीनों ही अंगों का मैंने आपके सामने नाम बोला। पहले तो मैं बात कर लेता हूं आपके सामने कि आपको कोई प्रश्न ये पूछ ले कि राज्य की सरकार के कितने अंग होते हैं। राज्य की सरकार के कितने अंग होते हैं, तो साथियों आपको बताना है राज्य की सरकार के भी 3 अंग होते हैं। अर्थात हम राज्य की प्रशासन की चर्चा करेंगे ना, तो राज्य की सरकार के इन तीनों ही अंगों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और वो राज्य की सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? वो राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं मैं चर्चा आपके सामने कर लेता हूं। और तीनों ही अंगों का काम क्या होता है वो भी आपके सामने बात कर लेना चाहता हूं साथियों। राज्य की सरकार के तीनों ही अंगों में पहला जो अंग होता है वो होता है साथियों कार्यपालिका। पहला जो अंग होता है वो कौन सा होता है? कार्यपालिका। दूसरा जो राज्य की सरकार का अंग होता है उसका नाम होता है व्यवस्थापिका। क्या नाम होता है दोस्तों? व्यवस्थापिका। और राज्य की सरकार का तीसरा जो अंग होता है वो यही होता है जो केंद्र में आपने पढ़ा, यानी कि न्यायपालिका। भाई दोनों में कोई अंतर नहीं है। राज्य की सरकार के भी 3 अंग होते हैं, केंद्र की सरकार के भी 3 अंग होते हैं। अब मैं इन तीनों ही अंगों के कार्यों की चर्चा करूं कि राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं, इन तीनों का ही काम क्या होता है। तो दोस्तों, राज्य की सरकार के तीनों ही अंगों में कौन कौन से अंग को क्या क्या कार्य होता है, तो सबसे पहले मैं बात करूं व्यवस्थापिका का। तो व्यवस्थापिका का कार्य होता है राज्यों में क्या करना? कानूनों का निर्माण करना। भाई विधानमंडल के हिस्से में जो भी संविधान के माध्यम से शक्तियां आई है, उन विषयों पर कानूनों का निर्माण कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है। जैसे केंद्र में संघ सूची के विषय पर कानूनों का निर्माण संसद करती है, तो राज्य में ज्यादातर राज्य सूची के विषय पर कानूनों का निर्माण कौन करता है? विधानमंडल। तो व्यवस्थापिका में विधानमंडल आएगा कि नहीं आएगा? तो व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? उन कानूनों का क्या करना? निर्माण करना। कार्यपालिका काम होता है उन कानूनों को क्या करना? उन कानूनों को लागू करना। कानूनों को क्या करना साथियों? कानूनों को लागू करना। क्लियर? पहला काम व्यवस्थापिका का कानूनों का निर्माण करना। जो कानून निर्मित हुए व्यवस्थापिका के द्वारा, उन कानूनों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? उन कानूनों की क्या करना? उन कानूनों की जांच या समीक्षा करना। उन कानूनों की क्या करना साथियों? जांच या समीक्षा करना ही किसका कार्य होगा? न्यायपालिका का। क्लियर? तो राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और तीनों ही अंगों के काम अलग अलग होते हैं साथियों। देखिएगा, व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है उन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है उन कानूनों की जांच या समीक्षा करना। ठीक है, ये तीनों ही अंगों के काम होते हैं। और अब मैंने कहा राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं, तो तीनों ही अंगों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अब तीनों ही अंगों में पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हम टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में चर्चा करूंगा साथियों। तो आप मेरे से पूछोगे कि कार्यपालिका में हमको पढ़ना क्या क्या है। साथियों,
कार्यपालिका में हमको राज्यपाल पढ़ना है, कार्यपालिका में हमको मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़नी है, और कार्यपालिका में हमको महाधिवक्ता पढ़ना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो कार्यपालिका में करेंगे। क्लियर। दूसरी बात, व्यवस्थापिका में क्या पढ़ना है? व्यवस्थापिका में जैसे केंद्र की व्यवस्थापिका में क्या पढ़ा था? संसद, राज्यसभा, लोकसभा। उसी तरीके से राज्य की व्यवस्थापिका में आप क्या पढ़ोगे? विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे हम व्यवस्थापिका में। और राज्य की न्यायपालिका में हम क्या पढ़ेंगे? तो केंद्र की न्यायपालिका में आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, अर्थात तो सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा। तो राज्य की न्यायपालिका में क्या पढ़ोगे? हाई कोर्ट, अर्थात तो उच्च न्यायालय पढ़ोगे। क्लियर। तो ये राज्य की सरकार के तीनों अंग होते हैं, और इन तीनों अंगों का काम अलग अलग होता है, और इन तीनों अंगों में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, ये मैंने आपके सामने विस्तृत चर्चा की है साथियों। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा राज्य प्रशासन में, वो रहेगा राज्य की कार्यपालिका। और कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, उसी से हम शुरुआत करेंगे। राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है साथियों? केंद्र में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और कार्यपालिका का मुखिया कौन था? केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख था राष्ट्रपति। उसी तरीके से राज्यों में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यों में राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कह दूं या राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कह दूं, है ना, मुखिया कह दूं, तो राज्यपाल होता है। तो हमारा राज्य की कार्यपालिका में जो पहला टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा राज्यपाल। हम लोग जो चर्चा करेंगे वो राज्यपाल टॉपिक पर करेंगे, राज्यपाल के बारे में विस्तृत बात करेंगे। क्लियर। ये बात आप अच्छे से याद रखना। अब देखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, और इन कार्यपालिका में हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा राज्यपाल। अभी हम राज्यपाल टॉपिक के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों? राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, राज्यपाल के बारे में मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का उल्लेख हमको कहां पर देखने को मिलता है? राज्यपाल का उल्लेख हमको कहां पर देखने को मिलता है? राज्यपाल के बारे में अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है या कहां पर वर्णित किया गया है राज्यपाल को? साथियों देखिएगा, राज्यपाल की मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले राज्यपाल में राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153, भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 153 में साफ साफ शब्दों में एक बात लिखी गई है कि भारत के प्रत्येक राज्य में, ध्यान से सुनना साथियों, भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ऐसा संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है साथियों? आर्टिकल 153 कहता है। और भारत के मूल संविधान में दोस्तों मैं बिल्कुल स्पष्ट लिख रहा हूं कि भारत के मूल संविधान में इसी लाइन का प्रयोग किया गया था कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्लियर। अब देखिएगा यहां पर कंट्रोवर्सी क्या पैदा हो रही है, आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने क्या लिखा कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, है ना। इस लाइन से क्या स्पष्ट होता दिख रहा है? भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इस लाइन से क्या स्पष्ट होता दिख रहा है साथियों? इस लाइन से यह सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो। भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक राज्य में अपना अपना राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका मतलब प्रत्येक राज्य में अपना अपना राज्यपाल होगा, और एक राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 153 में मैंने जो लाइन लिखी है, इससे तो सीधा सीधा यही स्पष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका मतलब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया नहीं जा सकता है। तो मैं आपसे प्रश्न यह भी पूछ लेना चाहता हूं साथियों कि क्या वर्तमान में, ध्यान से सुन लीजिएगा, यहां पर आर्टिकल 153 में यह लिखा कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल यस। तो मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं, मेरे को बताइएगा, आपसे कोई प्रश्न यह भी पूछ ले कि क्या वर्तमान में आज की तिथि में एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या नहीं?
क्या वर्तमान में एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या नहीं? आज की तिथि में बनाया जा सकता है या नहीं? तो आपको बहुत अच्छे से आंसर दे देना है कि यस, वर्तमान में एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। क्लियर? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो जैसे ही मैं बोला कि वर्तमान में एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भाई ये तो फिर आर्टिकल 153 वाली बात का उल्लंघन है। ये तो फिर आर्टिकल 153 वाली बात का क्या है? उल्लंघन है। क्या है उल्लंघन? उल्लंघन यह है कि एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाएगा, तो इसका मतलब तो यह होगा कि ये तो अनुच्छेद 153 तो कह रहा है भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इस बात का क्या हो रहा है? इस बात का तो उल्लंघन हो रहा है ना? ऐसा भारतीय संविधान का उल्लंघन कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे बन सकता है? यहां पर एक संविधान में संशोधन किया साथियों। पहले तो बिल्कुल यस, मूल में तो यही लिखा था कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही लाइन है, लेकिन यहां पर किया अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट कौन सा किया साथियों? तो जरा ध्यान से सुन लेना, नोट लगाकर लिख रहा हूं, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 7वें संविधान संशोधन है ना, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ साथियों? पहले तो सुन लेना, 7वां संविधान संशोधन हुआ आपके कब? 7वें अमेंडमेंट के द्वारा 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। 1956 में। और 7वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 153 में, आर्टिकल 153 में क्या लिखा? एक ही राज्य के राज्यपाल को, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 153 में लिखा, एक ही राज्य के राज्यपाल को, एक ही राज्य के राज्यपाल को, राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का, एक से अधिक राज्यों का, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है साथियों? इस बात का उल्लेख भी आर्टिकल 153 में ही, यह याद रखना। लेकिन दोस्तों अच्छे से सुन लेना, यह बात कौन से संशोधन से लिखी जा रही है? 7वें अमेंडमेंट के द्वारा। और 7वां अमेंडमेंट कब हुआ? 1956 में। 7वें संशोधन के द्वारा इस बात का जिक्र किया अनुच्छेद 153 में। क्या लिखा? कि एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 में लिखा गया है ना। और आर्टिकल 153 में लिख के क्या बोला? कि एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो आप पूछ ले वर्तमान में, आज की तिथि में, कि क्या एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? कह देना बिल्कुल यस, वर्तमान में आज की तिथि में एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका उल्लेख भी 7वें संशोधन के द्वारा कहां पर कर दिया? 153 में। क्लियर? तो आपको पूछ ले, बना दे, बिल्कुल बना दे, लेकिन कब के बाद? 1956 के बाद। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, जैसे ही यहां से मैंने एक लाइन बोली ना, तो यहां से दो प्रकार के प्रश्न और आपके सामने उत्पन्न होने वाले हैं। वो क्या उत्पन्न होने वाले हैं? वो ये उत्पन्न होने वाले साथियों कि जैसे ही आपने बोला कि एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बिल्कुल यस, है ना। कब के बाद? 7वें संशोधन के बाद। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि जब, और एक क्वेश्चन तो यहां से यह भी पूछा जा सकता है, पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि एक राज्य के राज्यपाल को कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? नंबर 1, 2 राज्यों का राज्यपाल, 3 राज्यों का राज्यपाल, है ना, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। अब ध्यान रखना, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, यानी कि इसके बारे में ऑप्शन यह भी आ सकता है कि इसके बारे में संविधान मौन है, तो आपको संविधान मौन वाला ऑप्शन भी राइट करना है। आप कहते क्यों? क्योंकि यहां पर केवल इतना सा लिखा, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब एक से अधिक का कितनों का? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का? इसका भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, केवल यह उल्लेख किया। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है
कि एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो सीधा सीधा ऑप्शन कई बार देता है इस मामले में संविधान मौन है, तो आपको राइट ऑप्शन भी क्या करना है, इस मामले में संविधान मौन है। इस मामले में संविधान क्या है, संविधान मौन है, ठीक है ना। संविधान मौन है मतलब इस बारे में संविधान कोई उल्लेख नहीं करता है कि एक से अधिक कितने राज्यों का राज्यपाल बनेगा, बस यहां पर लिखा केवल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक तो प्रश्न उठता है ये। दूसरा प्रश्न, जैसे ही हमने ये बोला कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बोल रहा हूं साथियों, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसका वेतन होगा, तो उसका वेतन होगा। पहले तो मैं अभी आपको बता भी दूंगा, लेकिन वर्बली अभी बता ही देता हूं कि एक राज्य के राज्यपाल के तौर पर राज्यपाल का वेतन कितना होता है, आपको पता है 3,50,000 रुपए प्रति माह। एक राज्य के राज्यपाल के तौर पर एक राज्य के राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3,50,000 रुपए। लेकिन मैंने कहा वो 3,50,000 रुपए प्रति माह होता है ना, वो एक राज्य के राज्यपाल के तौर पर होता है। लेकिन मैंने ये थोड़ा ही क्वेश्चन पूछा राज्यपाल का वेतन कितना होता है, नहीं, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसका वेतन होगा। नंबर 1 ऑप्शन 3,50,000 रुपए, नंबर 2 ऑप्शन 7 लाख रुपए, नंबर 3 ऑप्शन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और नंबर 4 ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछने लायक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, याद रख लेना। तो अच्छे से नोट करके याद कर लेना, वो याद कर लेना। ये यहां पर लिख रहा हूं, आगे ध्यान रखना वो क्या लिख रहा हूं, हाँ नोट लगा के लिख रहा हूं, क्या नोट लगा के लिख रहा हूं कि जब एक ही राज्य के राज्यपाल को, जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का, ध्यान से सुनना साथियों, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन का निर्धारण किसके द्वारा, ध्यान से सुन लेना साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अच्छे से सुन लेना। किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यस, कभी भी ना तो 3,50,000 करना है न 7 लाख करना है। जब एक ही राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों, उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब राष्ट्रपति कितना, वो उसके राज्यों के अनुपात में निर्धारित करेगा, है ना। ये कोई निश्चित आंकड़ा हम नहीं कह सकते। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या उठता है वो भी सुन लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक ही राज्य के राज्यपाल को, ध्यान से सुन लेना साथियों, उदाहरण भी दूंगा अभी, जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो क्या उसको शपथ दोबारा लेनी पड़ती है, क्या उसको शपथ दोबारा लेनी पड़ती है। जैसे मैं राजस्थान में राज्यपाल की बात करूं साथियों, तो राजस्थान के पिछले राज्यपाल थे, आपको पता है, कल्याण सिंह थे। और जब राजस्थान के पहली बार में कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल बने थे तो उनको राजस्थान का राज्यपाल बनते ही राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ मिली। और कुछ समय बाद ही कल्याण सिंह को, आपको पता है, हिमाचल प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया। अब वो राजस्थान के राज्यपाल बने, राजस्थान के राज्यपाल पद पर नियुक्त होते ही राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली, और अब उनको कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। कहां का राज्यपाल बनाया गया साथियों, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो मेरे को बताइएगा कि क्या वो हिमाचल प्रदेश में जाकर राज्यपाल पद की शपथ लेंगे, है ना। प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि जब एक ही राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो क्या वो दूसरे राज्य में जब राज्यपाल का प्रभार ले रहा है तो उसको राज्यपाल पद की शपथ दिलाई जाती है कि नहीं दिलाई जाती है।
अब साथियों यहां पर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारे लोग बहुत सारी गाइडें आपको बता देंगे नहीं लेता है, और नहीं क्यों लेता है उसका उदाहरण भी देते हैं, उसका एक सबूत भी देते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या सबूत देते हैं। वो ये बताएंगे कि राज्यपाल जो शपथ लेता है वो संविधान की रक्षा की लेता है। राज्यपाल जो शपथ लेता है वो संविधान के रक्षा की लेता है ना। और अब कल्याण सिंह जब राजस्थान के राज्यपाल बने तो उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ले ली। अब उनको हिमाचल का प्रभार दिया गया, तो क्यों लेंगे हिमाचल का? मैं शपथ बताऊं, क्या हिमाचल के लिए कोई अलग से संविधान बना हुआ है? संविधान तो पूरे ही भारत में एक ही है, और वो राजस्थान के राज्यपाल बनते समय संविधान के रक्षा की शपथ ले चुके हैं। तो मेरे को बताइएगा, क्या हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनते समय वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे? है ना। ऐसा लोग कहते हैं नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उसका उदाहरण क्या दिया कि संविधान के रक्षा की शपथ ले ली ना। अब राजस्थान और हिमाचल प्रदेश दोनों के लिए संविधान तो एक ही है, क्या हिमाचल प्रदेश के लिए कोई अलग से संविधान है जो शपथ लेंगे? वो बताएंगे नहीं लेंगे। लेकिन आपको क्या बताना है वो भी सुन लीजिएगा। अगर आपको प्रश्न ये पूछ ले कि जब एक ही राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता तो उसको शपथ लेनी पड़ती कि नहीं लेनी पड़ती है, कह देना बिल्कुल यस, वो शपथ दोबारा लेता है। जब एक ही राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसको शपथ दोबारा लेनी पड़ती है, बिल्कुल यस। और अब आप कहोगे चलो ठीक है, आपके कहने से हम बोल तो देंगे कि शपथ दोबारा लेता है, लेकिन हमको भी कुछ तो सबूत देना पड़ेगा ना। हम कह देंगे बस लेता है, इसका मतलब लेता थोड़ी होता है। उनको कैसे मनाओगे कि लेता है? उनको एक बात बोलनी है जिससे वो मान जाएंगे। उनको क्या बोलना है कि साहब बिल्कुल सही है, राज्यपाल संविधान के रक्षा की शपथ लेता है, और संविधान तो पूरे भारत में एक ही है, तो एक राज्य के राज्यपाल के तौर पर ले चुका, दूसरे राज्य में कोई संविधान अलग होता नहीं है, तो शपथ क्यों लेता? तो उसको एक रीजन बताना है कि भाई साहब राज्यपाल शपथ संविधान के रक्षा के साथ साथ एक और लेता है। राज्यपाल शपथ संविधान के रक्षा के साथ एक और लेता है। वो क्या लेता है जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो ये लेता है कि राज्यपाल संविधान के रक्षा की शपथ के साथ राज्य के नागरिकों के कल्याण की शपथ लेता है। राज्यपाल संविधान की रक्षा के साथ साथ राज्य के नागरिकों के कल्याण की शपथ लेता है। यस, राज्य के नागरिकों के कल्याण की भी शपथ लेता है। हां, अब मेरे को बताइएगा कि जब राजस्थान के राज्यपाल बने कल्याण सिंह, तो उन्होंने संविधान की रक्षा के साथ साथ राजस्थान के नागरिकों के कल्याण की शपथ ली। अब उनको कहां का राज्यपाल बनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश का। तो मेरे को बताइएगा, हिमाचल प्रदेश के नागरिकों का कल्याण भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए उनको शपथ दोबारा लेनी पड़ती है। तो क्या रीजन बताओगे कि शपथ दोबारा लेता है? क्यों लेता है? तो उसको बता देना कि राज्यपाल संविधान की रक्षा के साथ साथ राज्य के नागरिकों के कल्याण की भी शपथ लेते हैं, और इसीलिए उनको शपथ दोबारा लेनी पड़ती है। तो दूसरी बात मैं यहां पर और नोट लगा के लिख रहा हूं साथियों, अच्छे से सुन लेना। वो क्या है कि जब एक ही राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है, तो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने पर, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने पर, राज्यपाल बनने पर शपथ भी दोबारा लेनी पड़ती है। शपथ भी उसको दोबारा लेनी पड़ती है। क्लियर? ये बात आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। तो दोनों ही बातें पहले तो क्लियर कर देना कि आज पहले सवाल तो पूछ ले, आज एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है? कह देना यस। दूसरा सवाल पूछेगा कि जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसका वेतन, तो बता देना उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। और तीसरा सवाल पूछेगा क्या उसको शपथ दोबारा लेनी पड़ती है? कह देना बिल्कुल यस, उसको शपथ दोबारा लेनी पड़ती है। क्लियर तीनों ही बातें? अब देखिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं और आपके सामने एक चर्चा कर लेता हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो ये है कि आपको भली भांति पता होगा कि हमारे भारत के संविधान में, ध्यान से सुन लेना साथियों, यह भी बात नोट लगा कर लिख रहा हूं कि भारत के संविधान में राज्यपाल को, ध्यान से सुन लेना साथियों, भारत के संविधान में, है ना, संविधान में राज्यपाल को
हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। पहले सारी बातें क्लियर कर देता हूं, आर्टिकल सारे पढ़ूंगा, सुन लेना पहले। हमारे भारत के संविधान में आपको पता है कि राज्यपाल को हटाने की किसी भी प्रक्रिया का कोई उल्लेख ही नहीं है ना। राज्यपाल कैसे हटेगा इसके बारे में संविधान में किसी भी बात का कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को हटाने का कोई प्रोसेस देखा ही नहीं देता संविधान में। अब व्यवहार में क्या होता है और कैसे कुछ आयोगों ने सिफारिश दी है, साथियों आपको भली भांति पता होगा कि पहले तो मैं बता देता हूं। अब आप कहते हो कि फिर राज्यपाल हटता कैसे है? राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो राज्यपाल हटता कैसे है? व्यवहार में क्या होता है साथियों, आपको बता देना चाहता हूं। व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में यह होता है कि राज्यपाल कब तक रहेगा? जब तक केंद्र की सरकार चाहेगी। वैसे तो अभी कार्यकाल में बात करूंगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के त्यागपत्र मांगते ही राज्यपाल को त्यागपत्र देना होता है। व्यवहार में ये होता है। और व्यवहार में दूसरी चीज एक और होती है, वो क्या होती है कि जैसे ही केंद्र में सत्ता का परिवर्तन होता है, ध्यान से सुन लेना, जैसे ही केंद्र में सत्ता का क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो पुराने वाले राज्यपाल अपने पदों से फटाफट इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। ध्यान से सुन लेना, जैसे ही केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ, पुरानी सरकार के राज्यपाल फटाफट अपने पदों से इस्तीफा दे देते हैं। जैसे मैं 2014 की बात करूं तो 2014 से ठीक पहले आपको पता है केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो सारे राज्यपाल कांग्रेस के आदमी थे। आपके तो कांग्रेस के कैसे होते हैं? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति की अभी मैं चर्चा करूंगा, केंद्र के सरकार की सिफारिश पर ही राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब सीधी सी बात है, केंद्र की सरकार जिसको चाहेगी वही राज्यपाल बनेगा। तो केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के आदमी राज्यपाल थे। अब जैसे ही 2014 में, मई 2014 में सत्ता का परिवर्तन होगा, सरकार बन गई भाजपा की, तो पुरानी सरकार के राज्यपाल फटाफट अपने पदों से गए और नए राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के आदमी बन गए। व्यवहार में होता है ये क्या कि जैसे ही केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ, पुरानी सरकार के राज्यपाल अपने पदों से क्या दे देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, है ना। और अब आप मेरे से सवाल यह भी पूछोगे कि अगर त्यागपत्र नहीं दे तो अरे नहीं कैसे देंगे भाई? राष्ट्रपति मांगेगा त्यागपत्र, आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। अभी मैं बताऊंगा, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहता है त्याग कार्यकाल। हाँ, कार्यकाल के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी है भारत के संविधान में। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में दो बातें, थोड़ा सा रुकना, अभी मैं कार्यकाल की चर्चा करूंगा, लेकिन मान्य कार्यकाल कौन सा होगा उसकी भी चर्चा करूंगा। तो राज्यपाल जैसे ही राष्ट्रपति पद से इस्तीफा मांगेगा तो उसको त्यागपत्र देना होता है। तो मैंने कहा ज्यादातर तो यही होता है। व्यवहार में तो क्या होता है कि जैसे ही केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो पुराने वाले राज्यपाल फटाफट अपने पदों से क्या दे देते? इस्तीफा। व्यवहार में इस तरीके से क्या होता है? चेंजेज होता है, राज्यपाल हटता है। लेकिन हटाने का कोई प्रोसेस नहीं है भारत के संविधान में, है ना। हटाने की प्रक्रिया का स्पेशल कोई उल्लेख नहीं है। और इसीलिए साथियों क्या हुआ, इसीलिए आपको पता है कि हटाने की प्रक्रिया नहीं होने के कारण ही आपने देखा होगा सन 2007 में मदन मोहन पुंची के नेतृत्व में पुंची आयोग का गठन किया गया था। ध्यान से सुनना साथियों, कौन से आयोग का? पुंची आयोग का गठन किया था 2007 में। और 2007 में बने पुंची आयोग ने, ध्यान से सुनना साथियों, 2007 में बने पुंची आयोग ने राज्यपाल को, 2007 में बने पुंची आयोग ने राज्यपाल को, किसको? राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से, ध्यान से सुनना साथियों, राज्यपाल को कौन सी प्रक्रिया से? महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का क्या दिया था? सुझाव दिया था। महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का क्या दिया था? हटाने की सिफारिश की थी। हाँ, भारत के संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया नहीं होने के कारण ही सन 2007 में बने पुंची आयोग ने राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने की सिफारिश दी थी, है ना। लेकिन सिफारिश नहीं मानी गई, और नहीं मानी गई तो आज भी राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा पद है राज्यपाल जिसको हटाने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। आपसे प्रश्न पुंची आयोग के बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का सुझाव कौन से आयोग ने दिया था?
तो ध्यान से सुन लेना साथियों, राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने का जो सुझाव दिया था ना, वो सुझाव दिया था किसने? पुंची आयोग ने। क्लियर? कौन सा आयोग ने दिया था साथियों? पुंची आयोग ने दिया था कि राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाना चाहिए, लेकिन आपको पता है सुझाव नहीं माना गया। और सुझाव नहीं माना गया तो आज भी मैं लिख रहा हूं कि संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यस, एक बात और है, और वो बात क्या है, वो भी बात यहां आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपकी कंट्रोवर्सी पूरी दूर हो जाए। वो ये है साथियों, हाँ, सारी बातें बड़ी नोट लगाकर लिख रहा हूं, राज्यपाल के बारे में एक एक बात सुनना, क्योंकि इन्हीं जो नोट लगाकर बातें लिख रहा हूं यहीं से प्रश्न निकलते हैं, ध्यान रखना। ज्यादातर आज के आधुनिक जमाने में यहां से प्रश्न निकलना शुरू हो चुके हैं, और इसीलिए एक व्यवस्था है, और वो एक व्यवस्था क्या है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख तो भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन क्या, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल का, ध्यान से सुनना साथियों, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल का क्या कर सकता है? राज्यपाल का स्थानांतरण कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल का स्थानांतरण क्या कर सकता है? स्थानांतरण कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है? तो दोनों ही बातें याद रखना कि राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख तो भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं है, हटाने का कोई प्रोसेस नहीं संविधान में, लेकिन संविधान में इस बात का जरूर उल्लेख है कि राष्ट्रपति राज्यपाल का क्या कर सकता है? स्थानांतरण कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर? तो स्थानांतरण कर सकता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं। ठीक है दोस्तों, ये तो बातें आप राज्यपाल की याद रखना। अभी तक तो हमने राज्यपाल के बारे में एक ही आर्टिकल पर चर्चा की, और आर्टिकल है 153 केवल, और बाकी राज्यपाल की जितनी भी बातें 153 के बाद जुड़ी है उन सारी एक एक बात पर मैंने चर्चा की है। अब हम 153 के बाद वाले जो महत्वपूर्ण आर्टिकल जो राज्यपाल से संबंधित चर्चाएं करते हैं उन पर जरूर हम बात करेंगे। अभी आप यहां तक राज्यपाल के बारे में सारी बातें एक एक करके लिख दीजिएगा, फिर हम आर्टिकल के बारे में आगे चर्चा कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग लगाओ पहले तो साथियों, पहले तो ये लिख दो, आप सीधा सीधा ये छाप दो, है ना? हाँ, लिख दो, राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं। राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं। अब 3 अंग कौन कौन से होते हैं? लिख दो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये ऐसा कैसा छाप दो बस। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और तीनों ही अंगों के नीचे कार्य जरूर लिख देना। ये भी राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों ही अंगों के काम क्या होते हैं ये भी आपके सामने लिख दीजिएगा। व्यवस्थापिका का कार्य होता है, लिख दो, कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का क्या करना? निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है, लिख दो, कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका का काम लिख दो, कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य लिखेगा, उन कानूनों की जांच या समीक्षा करना। उन कानूनों की जांच या समीक्षा करना। ये किसका कार्य हो जाएगा साथियों? न्यायपालिका का। तो राज्य की सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों ही अंगों के नाम और उनके कार्य मैंने आपको बता दिए। अब मैंने कहा हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वो किसको पढ़ेंगे? राज्य की कार्यपालिका। तो हेडिंग लगाओ सबसे पहले तो राज्य की कार्यपालिका। हाँ, पहले हेडिंग लगाना राज्य की कार्यपालिका, और राज्य की कार्यपालिका में आप टॉपिक हेडिंग लगाना राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका में जो टॉपिक आपका पहला रहेगा वो हेडिंग लगा दो राज्यपाल। पहले हेडिंग लगना राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में हेडिंग लगाओ राज्यपाल, है ना? अब सारी हम चर्चा जो करेंगे वो कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, राज्यपाल के बारे में सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाए राज्यपाल, लाइन बदल के लिखो आर्टिकल 153।
लाइन बदल के लिखो दोस्तों, आर्टिकल 153। अब आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है लिख दीजिएगा। लिखो, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल होगा, ऐसा भारत के मूल संविधान में लिखा हुआ था, ध्यान रखना। यह बात तो कहां लिखी हुई थी? मूल संविधान में। अब क्या है बात, तो नोट लगाकर लिखिएगा, नोट लगाकर लिखना साथियों। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वां संशोधन कब हुआ? 1956 में, 1956 में। हां, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसी अनुच्छेद में, अब इसी कौन से अनुच्छेद की बात कर रहा हूं मैं? हां, अनुच्छेद 153 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो लिख दो, 7वें संशोधन के द्वारा इसी अनुच्छेद में, इसी अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया कि इसी अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया कि एक ही राज्य के राज्यपाल को इस बात का उल्लेख किया गया कि एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो वर्तमान में एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है वर्तमान में, लेकिन कब के बाद? 7वें संशोधन के बाद। मूल में इस बात का कोई प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में तो लिखा था भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नोट लगाकर लिखते रहिएगा, एक एक बात नोट लगाकर लिखना। लिखेगा, जब एक ही राज्य का राज्यपाल, लिखना, पहला ही नोट लगाकर लिखना, जब एक ही राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का, जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो, राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन का निर्धारण, उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो सुन लेना साथियों, वो क्या सुनोगे कि भाई आपको कल के दिन 2 प्रकार के वेतन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं, मैं क्लियर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन पूछ ले, राज्यपाल का वेतन होता है तो आपको करना है 3,50,000 रुपए। राज्यपाल का वेतन होता है 3,50,000 रुपए। लेकिन प्रश्न साथियों ये पूछ लेना कि जब एक ही राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसका वेतन होगा। जब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसका वेतन होगा। तो आंसर क्या दोगे? तो फिर कह देना उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। क्लियर? फिर अगला नोट लगा कर लिखो। दूसरी बात एक और उत्पन्न होती है, वो नोट लगा कर लिखना, जब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है, मतलब एक ही राज्य के राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, लिख दो, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने पर उसको शपथ भी दोबारा लेनी पड़ती है। हां, लिख दो, उसको शपथ भी दोबारा लेनी पड़ती है। क्लियर? तो जब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनेगा तो वो शपथ भी क्या लेगा? दोबारा लेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली कुछ और बातें लिख दीजिएगा, वो लिखिएगा, संविधान में, ये भी बातें साथ साथ लिख दीजिएगा, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण है। लिखिएगा, संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का
कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं, हटाने का कोई प्रोसेस ही नहीं है। फिर एक नोट लगा कर लिखिएगा बात, और लिखना, वो लिखिएगा सन 2007 में, लिखना दोस्तों, सन 2007 में हटाने की प्रक्रिया नहीं होने के कारण ही लिखवा रहा हूं, अगली बात भी, हाँ लिखो, सन 2007 में बने पुंची आयोग ने, मदन मोहन पुंची के नेतृत्व में बना था पुंची आयोग, ध्यान रखना, हाँ, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए बना था, ध्यान रखना। सन 2007 में बने पुंची आयोग ने राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से, बने पुंची आयोग ने राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाने की सिफारिश दी थी, हटाने की सिफारिश की थी या दी थी, हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन सिफारिश नहीं मानी गई, यह भी लिख देना। हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन सिफारिश नहीं मानी गई, ठीक है। तो सिफारिश तो की थी, लेकिन सिफारिश को नहीं माना, तो नहीं माना, तो आज भी स्थिति क्या है कि हटाने की कोई प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। क्लियर। अब एक और बात लिख दीजिएगा, वो लिख देना, वो भी अगला नोट लगा कर लिखिएगा आप, वो लिखना, राष्ट्रपति राज्यपाल का, अब हटाने का तो कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन आगे एक और प्रावधान है, वो क्या है, वो भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, लिख दीजिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल का स्थानांतरण कर सकता है, ये लिख देना। हटाने का तो कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल का लिख दो, स्थानांतरण कर सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बातें आप राज्यपाल की यहां तक सारी बातें याद रखना कि जब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्या होगा, वेतन का क्या होगा, शपथ का, हटाने का उल्लेख है कि नहीं है, हटाने का उल्लेख नहीं तो क्या प्रावधान है, सारी चर्चाएं मैंने आपके सामने की है। लेकिन साथियों, अभी तक आपने राज्यपाल के बारे में आर्टिकल केवल एक ही पढ़ा है, और वो आर्टिकल क्या पढ़ा है, वो आर्टिकल 153 पढ़ा है, जिसमें हमने लिखा भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। मतलब राज्यपाल होगा, यह संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है, 153 कहता है, ठीक है, 153 पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल के मामले में अगली चर्चा करते हैं साथियों शुरू, और वो क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल में बताऊं, आर्टिकल 154, तो ध्यान से सुनना, आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 में किस बात का उल्लेख है, आर्टिकल 154 में क्या प्रावधान है, तो दोस्तों सुन लीजिएगा, आर्टिकल 154 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है कि राज्य की, ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों, राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों, आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। क्लियर। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 154 कहता है, अर्थात राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को भी बांटा नहीं जा सकता है, ध्यान रखना, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को कभी बांटा नहीं जा सकता है, राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अर्थात मैं यह भी लिख दूं कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान है ना, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होगा, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होगा साथियों, प्रधान होगा। हाँ, कार्यपालिका का
प्रधान होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों? आर्टिकल 154 ही कहता है राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। अर्थात राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या होगा? प्रधान होगा, सर्वे सर्वा होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को कभी बांटा नहीं जा सकता है। क्लियर दोस्तों? ये बातें आप आर्टिकल 154 की याद रखना। फिर आर्टिकल 155 क्या कहता है साथियों? जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 में क्या है? आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति का उल्लेख है ना। और अब नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 155 में, तो नियुक्ति का प्रोसेस क्या रहेगा भाई? राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी? तो सीधी सी बात है, यहां कोई प्रोसेस वाली बात अपने को याद ही नहीं रखनी है। यहां पर एक ही बात याद रखनी है, और वो क्या याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान से सुनना साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। बस सीधी सी बात याद रख लेना। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यह ध्यान रख लेना। नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 155 में। अब ध्यान रखना, यहां पर दो बातें बड़ी विस्तार से बता देता हूं, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है, अपने को भ्रमित भी कर दिया जाता है। वो क्या करेगा कि एक तो पूछेगा राज्यपाल होगा, कौन सा आर्टिकल कहता है, और एक कहता है राज्यपाल की नियुक्ति, तो दोनों ही बातें अलग अलग है। अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल होगा, तो आर्टिकल 153 बताना, ध्यान रखना है ना। और क्वेश्चन पूछ ले राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख, तो कभी आर्टिकल 153 मत बताना। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 155 में। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। हमको राज्यपाल की नियुक्ति पूछी जाती है, हम 153 करके आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 155 में। अब नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। चलो ठीक है, ये तो बात आपके समझ में आ गई कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, वो क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन आपसे प्रश्न को यह भी पूछ ले कि क्या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से की जाएगी? क्या राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी वो उसके स्वविवेक से की जाएगी? नहीं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी मंत्री परिषद की सिफारिश पर। अब मंत्री परिषद कौन सी? ध्यान रखना, केंद्र के मंत्री परिषद की सिफारिश पर। हाँ लिख देता हूं, आप भ्रमित हो जाओगे, नहीं तो मंत्री परिषद कहीं राज्य वाली मान लोगे। ध्यान से सुन लेना, केंद्र के मंत्री परिषद की सिफारिश पर। केंद्र के मंत्री परिषद की सिफारिश पर, ठीक है। तो नियुक्ति तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, यह याद रखना बात। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करेगा? तो केंद्र के मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में, आर्टिकल 155 में। क्लियर? इस बात का बहुत अच्छे से याद रख लेना। तो नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्री परिषद की सिफारिश पर करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखेगा, एक सी-टेट के पिछले पेपर की मैं बात करूं ना, जस्ट पिछले 2019 में हुआ था, शायद कोरोना काल में तो हुआ नहीं, हाँ, उसमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया साथियों 2019 के सी-टेट के पेपर में, बड़ा खतरनाक प्रश्न। और वो क्वेश्चन पूछा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके तो ये काय का खतरनाक, हम बता देंगे राष्ट्रपति, लेकिन उसमें राष्ट्रपति ऑप्शन ही नहीं था। उसमें राष्ट्रपति ऑप्शन ही नहीं रखा, है ना। तो उसमें ऑप्शन क्या था? उस समय आपको राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं था, तो क्या छोड़ के आओगे? क्या ये मान लोगे कि सवाल डिलीट हो जाएगा? नहीं। तो उसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? केंद्र की सरकार। उसमें ऑप्शन था केंद्र सरकार, बात एक ही है। हाँ, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन मैंने कहा ना केंद्र के मंत्री परिषद की सिफारिश पर, अर्थात केंद्र के सरकार की सिफारिश पर, ठीक है ना। इसका मतलब सीधा सीधा ये तो स्पष्ट हो रहा है कि राज्यपाल तो वही व्यक्ति बनने वाला जो केंद्र की सरकार चाहेगी, सीधी सी बात है। राज्यपाल तो वही व्यक्ति बनेगा जो कौन चाहेगा? केंद्र की सरकार चाहेगी। तो केंद्र के मंत्री परिषद की सिफारिश पर नियुक्ति करता है
राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन राष्ट्रपति नहीं आए ना। जैसे सीटेट में पूछा वैसा क्वेश्चन पूछ ले तो हड़बड़ाने की कतई आवश्यकता नहीं है। केंद्र की सरकार भी आपको राइट करके आना है ना। ऐसा मत मान लेना कि सवाल डिलीट हो जाएगा, राष्ट्रपति ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, उस समय अगर राष्ट्रपति नहीं है तो केंद्र की सरकार राइट आंसर माना जा सकता है। क्योंकि आप देखते हो, आप भी समझते होंगे, है ना, कि अंतिम में चल तो किसकी रही है, केंद्र के सरकार की ही चल रही है। राज्यपाल तो वही बन रहा है जो केंद्र की सरकार चाहेगी वही आदमी बनेगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 156 की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आर्टिकल 156 की। और आपसे पूछ ले कि आर्टिकल 156 में क्या है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों। आर्टिकल 156 अनुच्छेद 156 में क्या है? आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख है, टेन्योर का उल्लेख है। राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? पहली बात तो याद रखना आर्टिकल 156 में। लेकिन कार्यकाल में लिखा हुआ क्या है वो भी जरा दोनों ही बातें सुन लीजिएगा साथियों। राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 156 में कार्यकाल के बारे में दो बातें लिखी गई है। नंबर एक बात क्या लिखी गई है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होगा? सामान्यतः 5 वर्ष होगा। क्लियर, पहली बात। और नंबर दूसरी बात कार्यकाल के बारे में क्या लिखी गई है अनुच्छेद 156 में, वो भी सुन लीजिएगा। एक तो बात लिखी गई है कि राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा। दूसरी बात क्या लिखी गई है वो भी सुन लीजिएगा। वो ये लिखी गई है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहेगा। मतलब यह है कि कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा, लेकिन नंबर दूसरी बात क्या लिख रहा हूं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहेगा। यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब समझ रहे हो ना? राष्ट्रपति की इच्छा होगी ना तब तक, राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक राज्यपाल पद पर रहेगा। इन दोनों ही कार्यकाल में लिखी गई बातों का उल्लेख अनुच्छेद 156 में मिलता है। मतलब आर्टिकल 156 में कार्यकाल के बारे में दो बातों का प्रावधान भारत के संविधान में देखने को मिलता है। एक तो लिखा कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और दूसरा प्रावधान क्या है? दूसरा है दोस्तों कि भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भी राज्यपाल पद पर रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक भी राज्यपाल पद पर रहेगा। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में दोनों बातों में कर रखा है। अब ध्यान रखना, कार्यकाल के बारे में दो बातें लिखने के कारण ही आज भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। और अभी बताऊं रहा हूं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विवादास्पद भी चल रहा है। और ये नहीं, राज्यपाल से जुड़ी हुई दो बातें बड़ी सुप्रीम कोर्ट में विवादास्पद तरीके से चल रही है। वो क्यों चल रही है जरा अभी सुन लीजिएगा। पहले आप सारी बातें फिर आपको बताऊंगा। पहले तो यहां कार्यकाल के बारे में आपको राइट आंसर क्या करना है वो भी सुन लीजिएगा। क्वेश्चन कैसा है तो कैसा आंसर करना है वो भी सुन लीजिएगा। मैंने तो अनुच्छेद 156 में दो प्रकार के कार्यकाल लिख दिए, और ये मैंने नहीं लिखे, ये भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे हुए दो प्रकार के कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष भी लिखा है, और राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में यह भी लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 156 में दो प्रकार के कार्यकाल है। यस, दो प्रकार के कार्यकाल है। लेकिन कल के दिन मान लीजिएगा आपके पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछ ले राज्यपाल का कार्यकाल होगा, और ऑप्शन क्या दे वो भी सुन लेना। राज्यपाल का कार्यकाल होगा, ऑप्शन क्या दे? नंबर 1 ऑप्शन 5 वर्ष, नंबर 2 ऑप्शन 6 वर्ष, नंबर 3 ऑप्शन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और नंबर 4 ऑप्शन प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। ये 4 प्रकार के ऑप्शन आपके सामने आ जाए उस पेपर में, उस ऑप्शन में, क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में 4 प्रकार के ऑप्शन सामने आ जाए, आपके पेपर में यही क्वेश्चन पूछ ले मान लो, तो आपको राइट क्या करना है वो भी सुन लेना। आपको राइट करना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आपको कहीं पर भी ये भी कंफ्यूज होने या विभ्रमित होने की कतई आवश्यकता नहीं है कि साहब कार्यकाल दो प्रकार के दे दिए तो वो दोनों ही ऑप्शन दे दिए, दो प्रकार के कार्यकाल है दोनों ही ऑप्शन दे दिए तो सवाल डिलीट हो जाएगा। नहीं होगा। अगर आपको सीधी सीधी सुन लेना स्पष्ट शब्दों में बात, वो क्या सुन लेना कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का उल्लेख है, तो सीधा सीधा आंख बंद करके राइट कर देना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कुछ भी सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है।
अगर राष्ट्रपति का प्रसाद प्रेम दिखे तो राष्ट्रपति का प्रसाद प्रेम करना ही चाहिए, इसमें कोई सोचने विचारने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात साथियों ये भी सुन लीजिएगा, आप क्या सुनते हो। दूसरी बात आपने देखा होगा, अगर पुराने पेपर अगर प्रतियोगी एग्जामों के देखे हैं आपने, है ना, नहीं देखे तो बहुत अच्छे से देख लेना, जितने भी आपको पेपर मिल सके आसानी से सारे पेपर देखने चाहिए। भारत के प्रत्येक एग्जाम के पेपर देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता है, भारतीय संविधान तो सब में एक समान ही है। हाँ, अब राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजस्थान की कुछ बातें होती है वो राजस्थान में पूछी जाती है, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश की बातें पूछी जाती है। लेकिन आर्टिकल से जुड़ी हुई जितने भी बातें हैं ना, वो तो सभी के लिए समान है कि पूरे भारत में, है ना। तो कई बार आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको ऐसा भी सवाल देखने को मिलेगा जहां पर सीधा सीधा क्या लिखा होता है, राज्यपाल का कार्यकाल होगा 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का प्रसाद प्रेम कहीं में नहीं दिख रहा है, तो वहां दिख रहा है 5 वर्ष, तो आपको 5 वर्ष करके आना है, यह भी याद रखना। लेकिन मैंने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से आपके सामने क्लियर कर दी है कि 5 वर्ष और प्रसाद पर्यंत दोनों ही दिखे तो आपको राइट ऑप्शन क्या करके आना है, प्रसाद पर्यंत करके आना है। मतलब सीधी सी बात आप समझ गए होंगे साथियों कि प्रसाद पर्यंत दिखे तो प्रसाद पर्यंत ही करना है, भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर, ये बातें आप कार्यकाल के बारे में याद रखना। अब देखिएगा नेक्स्ट चर्चा मैं करूं आर्टिकल 157 की। तो आर्टिकल 157 में अनुच्छेद 157 में क्या है, आर्टिकल 157 में राज्यपाल पद की योग्यताओं का उल्लेख है। अर्थात राज्यपाल की योग्यताएं कौन से आर्टिकल में दोस्तों, राज्यपाल पद की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 157 में। अब योग्यताओं के बारे में संविधान के आर्टिकल 157 में किन किन बातों का प्रावधान है वो भी सुन लीजिएगा साथियों। योग्यताओं के बारे में आर्टिकल 157 अनुच्छेद 157 में नंबर 1 बात क्या लिखी हुई है, नंबर 1 बात लिखी है, भारत का नागरिक हो। नंबर 1 बात किसका उल्लेख है, भारत का क्या हो, नागरिक हो। क्लियर, नंबर 1 बात। और नंबर दूसरी बात किसका उल्लेख है साथियों, नंबर दूसरी बात लिखी गई है न्यूनतम आयु। ध्यान से सुनना, न्यूनतम आयु कितने वर्ष, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। पूर्ण कर चुका हो, न्यूनतम आयु कितने वर्ष का हो चुका हो, 35 वर्ष का, और भारत का नागरिक हो। साथियों आपको भली भांति बता देना चाहता हूं, एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूं कि आर्टिकल 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के नाम पर केवल एंड केवल 2 योग्यताओं का ही उल्लेख है, बस, है ना। योग्यताओं के नाम पर केवल एंड केवल किसका उल्लेख है साथियों, केवल एंड केवल 2 बातों का ही प्रावधान देखने को मिलता है ना। केवल एक है भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, बस। बाकी तीसरी किसी योग्यता का जिक्र देखने को मिलता ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, गाइडें पढ़ते हैं ना, तो उसमें तीसरी योग्यता वो लोग अपनी इच्छा से डालते हैं, लाभ के पद पर ना हो। चौथी योग्यता भी मैंने इच्छा से डालते हुए गाइडों में कई बार देखी है, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 5वीं योग्यता भी इच्छा से डालते हैं और लिख देते हैं पागल व दिवालिया ना हो। ये 5 प्रकार की योग्यताएं मैंने किताबों में पढ़ी है राज्यपाल के बारे में। लेकिन मैंने कहा ना, इन 2 के अलावा जितनी भी योग्यताएं लिखी जा रही है ना, वो लोगों के द्वारा मन से लिखी जा रही है, स्पष्ट शब्दों में। आपको कतई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रख लेना, भारत के क्योंकि जो पेपर सेटर क्वेश्चन बनाएगा ना, उसका दिमाग कहीं पर भी जा सकता है साथियों, है ना। वो लिख के दे देगा राज्यपाल की योग्यताएं होती है भारत का नागरिक। राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कथनों पर विचार करके सही कूट का चयन करे, ऐसा प्रश्न दे देगा कल के दिन। मान लो नंबर 1 लिख दे भारत का नागरिक हो, नंबर 2 न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, नंबर 3 लाभ के पद पर ना हो, नंबर 4 पागल व दिवालिया ना हो, और फिर कहेगा सही कूट को छांटिए। कथन 1 2 3 सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन 1 3 4 सही है, और कथन 1 2 3 4 सभी सही है। ऐसी स्थिति में क्या करोगे, भारतीय संविधान में क्वेश्चन में डाल देता, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताओं का उल्लेख है, तो केवल 2 ही करनी है, भारत का नागरिक और आयु 35 वर्ष, बस, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है वो। और अपने भारत के संविधान में योग्यताओं के नाम पर केवल 2 योग्यताएं, भारत का नागरिक और आयु 35 वर्ष, बस। बाकी किसी भी योग्यता का जिक्र देखने को मिलता ही नहीं है साथियों। ये बात बहुत अच्छे से याद रख लेना और ध्यान रख लेना। अब यहां पर एक बात और सुन लेना, दोनों ही आर्टिकल के बारे में, एक तो 156 के बारे में, एक 157 के बारे में, है ना। वो क्या सुन लेना साथियों, वो ये सुन लेना कि आर्टिकल 156 में तो कार्यकाल 2 प्रकार का दे रखा है। ध्यान से सुनना,
आर्टिकल 156 में तो कार्यकाल कितने प्रकार का दे रखा है? 2 प्रकार का। क्लियर। और आर्टिकल 157 में योग्यताएं केवल 2 ही दे रखी है। और इसीलिए आर्टिकल 156 और आर्टिकल 157 दोनों को ही न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 156 और 157 दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। यस। आपके तो क्यों दी भाई? क्यों? इसलिए दी कि अनुच्छेद 156 तो कार्यकाल 2 प्रकार का बताता है। कार्यकाल 2 प्रकार का बता दिया उसने, 5 वर्ष भी बता दिया, प्रसाद पर बता दिया। अब आपको क्या मानना है वो तो मैंने क्लियर पहले ही कर दिया है, लेकिन इसलिए चुनौती दी कार्यकाल माना कौन सा चाहे, सुप्रीम कोर्ट एक कोई कार्यकाल क्लियर करे। ठीक है। और दूसरा, आर्टिकल 157 को चैलेंज क्यों किया सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि योग्यताओं के नाम पर केवल 2 योग्यताएं ही लिखी संविधान में, बस इसलिए चुनौती दी। अब पूछ लिया जाए कि क्या कोई पागल आदमी राज्यपाल बन सकता है? क्या लाभ के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है? इसके बारे में संविधान मौन है, कुछ भी नहीं कह रहा है। और आज भी आर्टिकल 156 और 157 दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहे हैं साथियों? विवादास्पद चल रहे हैं। विवादास्पद चलने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 156 में तो कार्यकाल 2 प्रकार के दिए इसलिए, और आर्टिकल 157 में योग्यताएं केवल 2 ही है, इसलिए दोनों ही क्या चल रहे हैं? विवादास्पद चल रहे हैं। क्लियर? ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आर्टिकल 158 की। आर्टिकल 158 अनुच्छेद 158 की। आर्टिकल 158 में क्या है? ध्यान से सुन लीजिएगा। आर्टिकल 158 में साथियों क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद की, आर्टिकल 158 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 158 में राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख है। राज्यपाल पद की शर्तों का जो उल्लेख देखने को मिलता है साथियों, वो संविधान के कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? आर्टिकल 158 में, अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख, शर्तों का प्रावधान देखने को मिलता है। अब शर्तों के बारे में लिखा हुआ क्या क्या है, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। शर्तों के बारे में नंबर 1 शर्त क्या लिखी हुई है साथियों? नंबर 1 शर्त की मैं आपके सामने बात करूं तो आर्टिकल 158 में नंबर 1 शर्त क्या है कि संसद या विधान मंडल का, ध्यान से सुनना, संसद या विधान मंडल का सदस्य रहते, ध्यान से सुनना, संसद या विधान मंडल का सदस्य रहते कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। राज्यपाल नहीं बन सकता है ना? नहीं बन सकता है। लेकिन आगे क्या लिखा? अगर बन जाता है तो, पहले पूरी बात लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं इसका अर्थ क्या होता है। अगर बन जाता है तो, अगर बन जाता है तो, ध्यान से सुनना, अगर बन जाता है तो राज्यपाल के पद ग्रहण की तिथि से पूर्व पद, ध्यान से सुनना साथियों, पूर्व पद स्वतः ही रिक्त मान लिए जाएंगे। पहले सुन लेना लाइन मैंने पहली शर्त में क्या लिखी कि कोई भी व्यक्ति संसद या विधान मंडल का सदस्य रहते राज्यपाल नहीं बन सकता है। अब पहली बात तो सुन लो, संसद या विधान मंडल का मतलब क्या हुआ? संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और विधान मंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इन चारों ही सदनों का सदस्य रहते वो राज्यपाल बन ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये लिख दी है ना, इनका मेंबर रहते वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन आगे क्या लिखा कि मान लो अगर हो जाए, पहले का होगा नहीं लेकिन मान लो अगर हो जाए तो क्या होगा? हो जाए तो उसके पद ग्रहण की तिथि से पूर्व पद स्वतः ही क्या हो जाएंगे? रिक्त मान लिए जाएंगे। मतलब उदाहरण देता हूं कि कोई भी लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का सदस्य रहते पहले तो लेकर राज्यपाल बन ही नहीं सकता है। लेकिन मान लो कल के दिन लोकसभा के किसी राज्यपाल को लोकसभा के किसी सदस्य को राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तो जैसे वो राज्यपाल पद की क्या लेगा? शपथ,
पुराने पद स्वतः ही क्या मान लिए जाएंगे, ऑटोमेटिक रिक्त, फिर उसको त्यागपत्र देने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर उसको कोई त्याग पत्र देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह नंबर 1 शर्त है। और नंबर दूसरी शर्त एक और है जो भी आपसे पूछी जा सकती है, ढंग की शर्त है। और वो शर्त क्या है साथियों, सुन लीजिएगा। वो शर्त यह है, क्या है, जरा ध्यान से सुनना। वो शर्त यह है कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए, ध्यान से सुनना साथियों, राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके वेतन भत्ते व शक्तियों में, ध्यान से सुनना, वेतन भत्ते व किसमें, शक्तियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। राज्यपाल पद पर है, उसके अलाभकारी परिवर्तन कभी नहीं हो सकते। अलाभकारी मतलब वेतन में कटौती, भत्तों में कटौती या शक्तियों में कमी नहीं हो सकती है। हमेशा क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। आपने देखा राज्यपाल का वेतन पहले 1,10,000 था। कितना था, 1,10,000, बढ़ाकर 3,50,000 हुआ है। ठीक है, उसके वेतन भत्ते शक्तियों में, राज्यपाल पद पर है तो पद पर रहते हुए उसके वेतन भत्ते शक्तियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। हमेशा क्या होती रहेगी, वृद्धि ही वृद्धि होगी। कटौती के नाम पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्लियर, ये शर्तें दोनों याद रखना आर्टिकल 158 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 158 में क्या है साथियों, राज्यपाल पद हेतु शर्तें, और शर्तों में दोनों ही शर्तें बड़ी ढंग की है। दोनों ही शर्तें आप अच्छे से याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अब राज्यपाल के बारे में अंतिम आर्टिकल की मैं चर्चा करूं साथियों, तो अंतिम आर्टिकल कौन सा है, अंतिम आर्टिकल है 159। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 159। और आर्टिकल 159 में क्या है, राज्यपाल पद की शपथ का उल्लेख है। आर्टिकल 159 में क्या दोस्तों, आर्टिकल 159 में राज्यपाल पद की शपथ का प्रावधान है। तो पहले तो सुन लेना, शपथ का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 159 में, आर्टिकल 159 में। दूसरी बात, शपथ दिलाता कौन है, यह भी सुन लीजिएगा। वो सुन लेना कि राज्यपाल को शपथ, ध्यान से सुन लेना साथियों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का, यह भी लिख देता हूं, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का लिख दूं या हाईकोर्ट लिख दूं, एक ही बात है ना। हाँ, हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, यह बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। पहली बात, शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में। दूसरी बात, राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है, तो संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब मैंने संबंधित राज्य क्यों लिखा, राजस्थान में राज्यपाल होगा तो राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई राज्यपाल बनेगा तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो राज्यपाल को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। क्लियर, पहली बात। अब दूसरी बात, राज्यपाल शपथ लेता किसकी है, यह भी सुन लेना, है ना। यह भी तो कई बार पूछ लिया जाता है हमसे कि राज्यपाल शपथ किसकी लेता है, तो साथियों यह भी लिख देता हूं, राज्यपाल शपथ किसकी, संविधान के रक्षा, संविधान के रक्षा व राज्य के नागरिकों के, उस राज्य के, जिस राज्य में राज्यपाल है, वह राज्य के नागरिकों के, राज्य के नागरिकों के कल्याण की लेता है,
राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए लेता है। क्लियर, ये बात भी आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में, शपथ दिलाता संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है और शपथ लेता किसके, संविधान की रक्षा और राज्य के नागरिकों के कल्याण की। ये जितने भी आर्टिकल थे आपके, वो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल जिस पर हमने चर्चा कर ली है। तो अनुच्छेद 153 और उससे जुड़ी हुई सारी बातें तो हमने पहले भी कर ली है ना, और आर्टिकल 154 से 159 तक की सारी चर्चा मैंने आपके सामने ये कर ली। कार्यकाल, योग्यता है ना, नियुक्ति, शपथ, शर्तें, सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। एक एक आर्टिकल को विस्तार से बता चुका और उसमें क्या लिखा हुआ है ये भी चर्चा कर ली। तो सब एक एक करके पहले तो आर्टिकल लिख दीजिएगा आप, ताकि सारी बातें आपके स्थितियां क्लियर हो जाए। लिखो सबसे पहले आर्टिकल 154। 153 वाली बात तो आप पहले ही लिख चुके हो, ध्यान रख लेना ये है ना। अब लिखो आप आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में लिखेगा साथियों, राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। संपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, अर्थात आगे कंटिन्यू करके लिख देना, अर्थात राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। अर्थात राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों? आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 कहता है। क्लियर, ये याद रखना। फिर लिखो आप आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155। वन 155 में लिख दो राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। आर्टिकल 155 में लिखो राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है तो लिख दीजिएगा, लिखना राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। की जाएगी नहीं, की जाती है, ऐसे लिख देता हूं, है ना। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता, यह भी लिख देना। हाँ, कोष्टक में यह जरूर लिख देना, केंद्र के मंत्री परिषद की सिफारिश पर। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, केंद्र के मंत्री परिषद की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है ना। हाँ, केंद्र के मंत्री परिषद की सिफारिश पर। ठीक है, तो नियुक्ति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में? 155 में ध्यान रखना। राज्यपाल होगा 153 और राज्यपाल की नियुक्ति 155, दोनों ही बातें अच्छे से याद रख लेना। फिर लिखो आप आर्टिकल 156 अनुच्छेद 156, लिखो कार्यकाल। कार्यकाल में नंबर 1 बात लिखो, सामान्यतः 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष। और नंबर 2 लिख दो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्लियर, दोनों ही प्रकार के कार्यकाल लिखना। लेकिन मैंने कहा साथियों, तो कार्यकाल तो दोनों ही प्रकार का है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको राइट ऑप्शन क्या करना है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत करना है। प्राथमिकता तो मैंने कहा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कोई देनी है, लेकिन कई बार मैंने कहा क्या होता है, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत ऑप्शन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको 5 वर्ष भी
कर कहना है। ये दोनों ही बातें आप अच्छे से याद रख लेना। फिर लिखो आप आर्टिकल 157। में लिखो राज्यपाल पद की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं, अनुच्छेद 157, योग्यताएं 157 में। योग्यता में नंबर 1 लिखो, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। और नंबर 2 लिखो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। ये दोनों योग्यताएं कौन से आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल 157 में। और योग्यता के आधार पर केवल कितनी योग्यताएं? सिर्फ 2 ही योग्यताएं हैं साथियों। हाँ, बाकी योग्यता का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। तो नोट लगाकर लिखना, एक बात जो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं वो लिखना आप। हाँ, नोट लगाकर लिखना, भारतीय संविधान में योग्यताओं के नाम पर केवल 2 योग्यताओं का ही उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की योग्यताओं के नाम पर, राज्यपाल की योग्यताओं के नाम पर लिख देना, राज्यपाल की योग्यताओं के नाम पर केवल 2 योग्यताओं का ही उल्लेख है। केवल या मात्र कुछ भी लिख दो, केवल 2 योग्यताओं का ही उल्लेख है ना, बाकी योग्यता नहीं है। और मैंने कहा कि आर्टिकल 156 में तो कार्यकाल 2 प्रकार का दे रखा है और आर्टिकल 157 में सिर्फ योग्यताएं 2 दे रखी है। और इसीलिए आज की तिथि में आर्टिकल 156 और 157 दोनों ही क्या चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में विवादास्पद चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में विवादास्पद चलने का रीजन मैंने आपको बता दिया। फिर लिखिएगा, आगे बढ़ के लिखो आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 में क्या है? लिखो, राज्यपाल पद हेतु शर्तों का उल्लेख है। राज्यपाल पद की शर्तें। राज्यपाल पद की शर्तें। शर्तें, अब शर्तें कौन कौन सी है? लिखो नंबर 1, राज्यपाल पद हेतु शर्तें हैं। शर्तों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में साथियों? उल्लेख है अनुच्छेद 158 में, है ना। अब शर्तें क्या क्या है? लिखो नंबर 1 शर्त आपके सामने लिखी हुई है, फटाफट लिखो। देखें, कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते लिखो, कोई भी व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते, संसद या विधानमंडल का सदस्य रहते कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। राज्यपाल नहीं बन सकता है। राज्यपाल नहीं बन सकता है। आगे कंटिन्यू करके लिखना, अगर बन जाता है तो लिखो, अगर बन जाता है तो राज्यपाल के पद ग्रहण की तिथि से राज्यपाल के पद ग्रहण की तिथि से पूर्व पद स्वतः रिक्त मान लिए जाएंगे। पूर्व पद स्वतः ही रिक्त मान लिए जाएंगे, ऑटोमेटिक खाली हो जाएंगे। पहले का बनेगा नहीं और मान लो बन गए तो ऑटोमेटिक पुराने पद खाली। ठीक है। और अब दूसरी शर्त एक और काम की है, वो पूछी जा सकती है, वो भी लिख दीजिएगा। लिख दो शर्तों में नंबर दूसरी शर्त लिखना, राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके वेतन भत्ता व शक्तियों में
उसके वेतन भत्ते व शक्तियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। उसके वेतन भत्ते व शक्तियों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है ना। ध्यान रखना, कटौती नहीं की जा सकती है। पद पर रहते हुए हमेशा वृद्धि वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, कटौती नहीं होगी। ये दोनों ही शर्तें कौन से आर्टिकल में? 158 में। और अब राज्यपाल से संबंधित एक और आर्टिकल है, वो भी लिख दीजिएगा। वो लिखो साथियों आप, आर्टिकल 159 अनुच्छेद 159। 159। अब आर्टिकल 159 में है क्या? लिखो, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। कौन से आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल 159 में। अब शपथ दिलाता कौन है? तो लिख दो, लाइन बदल के लिखो, राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब मैंने कहा मुख्य न्यायाधीश नहीं होना तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिलाता मुख्य न्यायाधीश। अगर आपको ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश दिख रहा है तो मुख्य न्यायाधीश करना ही करना है। क्लियर? तो शपथ दिलाता मुख्य न्यायाधीश है, शपथ का उल्लेख आर्टिकल 159 में। और आप पूछोगे शपथ किसकी लेता है, तो वो भी एक लाइन लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा, राज्यपाल शपथ, राज्यपाल शपथ संविधान की रक्षा, राज्यपाल शपथ संविधान की रक्षा व राज्य के नागरिकों के कल्याण की लेता है। राज्यपाल शपथ संविधान की रक्षा व राज्य के नागरिकों के कल्याण की लेता है। तो शपथ लेता किसकी कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? संविधान के रक्षा व राज्य के नागरिकों के कल्याण की लेता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आपके राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल की थी। ठीक है, आर्टिकल 153 से लेकर 159 तक क्या क्या प्रावधान है, प्रत्येक प्रावधान पर हमने चर्चा की है। तो अभी तक तो हमने राज्यपाल के बारे में क्या पढ़ा है, आपको पता है 153 से 159 तक के आर्टिकल पढ़े हैं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल के बारे में क्या क्या बातों का उल्लेख है। और प्रत्येक आर्टिकल को बड़े विस्तार से समझा और लिखा हमने, है ना। पहले समझा फिर लिखा, और आर्टिकल में कौन सी क्या बात लिखी गई उसको प्रत्येक को सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है साथियों। आर्टिकल 153 में भारत में एक राज्यपाल होगा, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नीत होगी। 155 में क्या है? नियुक्ति। 156 में क्या है? कार्यकाल। 157 में क्या है? योग्यता। 158 में क्या है? शर्तें। और 159 में क्या है? शपथ। क्लियर? ये राज्यपाल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे तो सभी आर्टिकल पर हमने चर्चा की। महत्वपूर्ण नहीं, सभी आर्टिकल के बारे में, राज्यपाल के बारे में कौन सा संविधान का कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, संविधान का कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो साथियों, आशा करता हूं सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई है। इस सेशन में हम केवल आर्टिकल ही पढ़े, अगले सेशन में राजस्थान के प्रमुख राज्यपालों पर चर्चा करेंगे और राज्यपाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आयोग जिन्होंने समय समय पर राज्यपाल के बारे में क्या क्या सिफारिशें दी है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण और चर्चा करने के लिए। तो तैयार रहना अगले सेशन में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।